स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पॉलिटिक्स सोसाइटी में जो भी आप आज नॉर्मल या एबनॉर्मल मानते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक हाइपोथेसिस से होती है, एक कल्पना से होती है। तो हमारे फ्रेंड कह रहे थे कि सर एक कल्पना से इस पॉडकास्ट की शुरुआत कीजिएगा। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या रिपब्लिक पर अगर क्वेश्चन लोगों के मन में आए 2029 में जब इलेक्शन का समय हो कि एक बार कोई ऐसा लीडर बने जो थोड़ा लंबे समय तक बिना इलेक्शन, बिना राइट टू इलेक्ट के वो कंटिन्यू करता रहे और वो प्रॉमिस डिलीवर कर दे जो पिछले 100 सालों में ना हुए हों इस भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो क्या ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन कुछ वर्दीनेस रखता है सर आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप 2029 और 2029 छोड़िए 2025-26 में भी अगर आप किसी से जिसे हम प्राण कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो छीनकर उसके बाद कहें कि शव को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आपके प्राण निकाल लिए जाएंगे तो जो देह बचेगी हम उसको सोने से मढ़ेंगे, हम उस पर बहुत सारे तार लगाएंगे, तारों से सजाएंगे। आई डोंट थिंक इसका कोई मतलब है। रिपब्लिक होना हमारी मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम दोषों से मुक्त है, ऐसा कोई दावा नहीं है। लेकिन अगर हम गणतंत्र होने को वास्तव में समझते हैं तो शशांक जी, सच्चाई ये है कि ये मेरी दृष्टि में तो नॉन नेगोशिएबल चीज़ है जी। इसलिए मुझे तो आज भी वे राष्ट्र, वे समाज जो गणतंत्र नहीं हैं, वहाँ पर वहाँ के नागरिक जिस तरीके से सांस लेते हैं, उन्हें लेकर अफसोस ही होता है। बेशक उनके पास बड़ी कारें होंगी, उनके पास डिलीवर्ड प्रोमिसेस होंगे जिन्हें आप कह रहे थे, बट आई डोंट थिंक आवर रिपब्लिक इज अप फॉर कॉम्प्रोमाइज। इट शुड नॉट बी। जी, जैसा आपने कहा कि अगर उसके सही मायने हम समझते हैं, सर रिपब्लिक के बारे में ज़्यादातर लोगों को इतना ही जानकारी होती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है। लेकिन आज के इस डिस्कशन का पर्पस है कि रिपब्लिक के जो अंदर जो लेयर्स हैं, जिसके बारे में किसी बुक में एक डेफिनेशन में नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ होती हैं, हम उन पर डिस्कशन करें। डेफिनेटली। तो सर रिपब्लिक को ओपन करते हैं विद इट्स वेरी मीनिंग। मतलब क्या होता है रिपब्लिक का, गणतंत्र का? गणतंत्र की ये जो बुनियादी परिभाषा है, जो ये कहती है कि राज्य जो भी जिस तरीके से चलाया जाएगा, उसके जो प्रमुख पद होंगे, ख़ास तौर से हेड ऑफ द स्टेट, वह जो है वह आनुवंशिक तौर पे तय नहीं होगा, हेरिडिटरी नहीं होगा। मुझे लगता है कि यह बहुत ही नैरो डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक है। सवाल ये है कि मसलन इसके ज़रा आप तो इसको मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए आप इस बात को समझिए कि क्यों ये रिपब्लिक की अवधारणा, राजतंत्र की अवधारणा के बरक्स रखी जाने की ज़रूरत होती है। आखिर राजतंत्र में, मोनार्की में कहाँ से लेजिटिमेसी पाता था? राजा लेजिटिमेसी इस बात से पाता था जिसका मूल सिद्धांत ये था कि ये तो तमाम जगत है, या राज्य जो है वह मूलतः ईश्वर का है, डिवाइन राइट्स। और राजा जो है वह ईश्वर का पुत्र या प्रतिनिधि होने के नाते उसके पास ये हक है, और उसके पुत्र के पास उसका पुत्र होने के नाते, यानी राजा के प्रतिनिधि का पुत्र होने के नाते, ईश्वर के प्रतिनिधि का पुत्र होने के नाते ये है। रिपब्लिक एक आधुनिक अवधारणा इस मायने में है, बावजूद इसके कि प्लेटो कब रिपब्लिक की बात है, लेकिन आधुनिक अवधारणा इस मायने में है क्योंकि वह इस डिवाइन राइट को नेगेट करता है। वो कहता है कि नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि किसी राज्य में, किसी राष्ट्र में उसके नागरिक ही संप्रभुता का स्रोत हैं। इसलिए मामला केवल हेड ऑफ द स्टेट का नहीं है, ये पूरे सत्ता के वितरण का है। जी। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि गणतंत्र का मतलब केवल ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वह हेरिडिटरी नहीं होगा। इसका मतलब है सत्ता के प्रत्येक पद पर प्रत्येक नागरिक का इफ अदरवाइज एलिजिबल हक होगा, पहली बात। और सच्चाई ये है कि ये केवल सत्ता के पदों का मामला नहीं है, सत्ता, संसाधन, भागीदारी, इन तीनों चीजों में प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार होगा, बराबर अधिकार होगा, न तो किसी अन्य नागरिक से ज्यादा अधिकार होगा, न कम अधिकार होगा। पहली बात। एक इसके साथ जुड़ा हुआ ये बात भी है कि चूंकि जैसा हमने कहा कि हम इस डिविनिटी को यहाँ पर
नेगेट करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये जो राज्य है ये ईश्वर का नहीं है, ये हम नागरिकों का ही है। इसका मतलब यह भी है कि इस या उस ईश्वर में आस्था से आपके पास इस राज्य में कम या ज़्यादा अधिकार नहीं हो जाते। यानी कि ये एक सेंस में मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, दुनिया भर के मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ भी एक तरह का वादा है एक गणतंत्र। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कई बार ये मुझे ऑक्सीमोरॉन जैसा लगता है जब कोई कहता है इस्लामिक रिपब्लिक, क्योंकि जैसे ही आप किसी मान लीजिए किसी देश का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ एक्स है, तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि इस गणतंत्र में गणतंत्र का एक धर्म विशेष महत्वपूर्ण है, तुरंत आप कहते हैं कि इसका मतलब है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति की तुलना में इस धर्म के लोगों का अधिकार इस पृथ्वी पर, इस संसाधनों पर, इन पदों पर ज्यादा हो गया। जैसा ही ऐसे हुआ तुरंत ये गणतंत्र नहीं रह गया। स्ट्रक्चरली ये है और स्वाभाविक है कि इसका व्यवहार के स्तर पर भी इसका मतलब ये है कि कोई भी नागरिक किसी भी अन्य नागरिक से कम या ज्यादा अधिकार या संसाधन नहीं रखता। कुछ लोग जो सोच रहे हो कि इस ट्रांजिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वैसे तो इस बात से ही पता लग गया होगा कि इसमें एक यूनिवर्सल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट एम्बेडेड है जो एंशंट और मिडाइवल टाइम में आपको जनरली नहीं मिलता था। डिवाइन राइट्स के टाइम पर अगर राजा आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो एक इंटरप्रिटेशन ये आ जाएगा कि शायद आपके पूर्व जन्म के कुछ पाप होंगे, तो एक्चुअली एंड्योर करो इस पेन को, प्योरीफाई करो अपने सोल को, एंड सून यू विल बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को रेशनैलिटी यानी कि तर्क से काउंटर किया मॉडर्न एज के थिंकर्स ने, जिसमें कई थिंकर्स हैं, लॉक हैं, कांट हैं, अदर्स। और फिर वहाँ से हम ये जो रिपब्लिक की अवधारणा है हम उसको देखते हैं। सर, इंडिया के कंटेक्स्ट में रिपब्लिक को लेकर भी एक बड़ी डिबेट थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले भी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर भी। तो कैसे इसको बनाए, इसमें एक पर्सपेक्टिव डॉक्टर अंबेडकर का था, गांधी जी का अपना पर्सपेक्टिव था, नेहरू जी का पर्सपेक्टिव था। सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं जिससे स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। तो सर, ओवर टू यू। नहीं, देखिए, जाहिर है कि आप तो इसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो आप इसको एकदम सैद्धांतिक और ऐतिहासिक तौर पर भी सामने रख सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत एक बहस निश्चित तौर पर रही और इस वजह से भी रही क्योंकि भारत एक कॉमनवेल्थ का हिस्सा था। और आप जानते हैं कि वे देश भी जो आज़ाद हुए, मतलब ये बात बार बार व्हाट्सएप मैसेजेस में तो पहुंचती है ना लोगों की कि हमारी आज़ादी क्या है। हमारी आज़ादी तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक विधेयक का पास होना है जिसमें कहा गया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 कि आखिर उनके विधेयक से हमें उनके संसद के कानून से हमें आज़ादी मिली है। जिसका मतलब ये है कि भारत के पास ये विकल्प था और ये विचारणीय विषय था, क्या भारत को सैद्धांतिक तौर पर इंग्लैंड के राजा को ही अपना राजा स्वीकार करना चाहिए। कई देशों ने ऐसा किया, ऑस्ट्रेलिया के पास आज तक हम आज तक ये स्थिति है। लेकिन भारत ने कॉन्शियसली और उसी संविधान सभा ने और उस बड़ी बहस में इस बात को तय किया कि आप कॉमनवेल्थ का सदस्य भले हो जाएं, लेकिन हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हम पूरी इंडिपेंडेंस पाएंगे, हम एक डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलाएंगे। तो जाहिर है कि आधुनिक संदर्भ में ये वहाँ से एक ऐतिहासिकता निकल कर आती है। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर के पर्सपेक्टिव को देखें, एक छोटा सा पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल 395 जो लास्ट आर्टिकल था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये बात मेंशन कर दी थी कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होगा तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिससे भारत को आज़ादी मिली थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, वो नलिफाई हो गया। वरना तो हमेशा ही संदेह रहता है कि अच्छा और वो वापस ले ले तो। हाँ। तो इस वजह से वो हमने लीगली ब्रेक कर दिया था रिलेशन, फिर वहां से शुरुआत हुई। एंड दैट्स व्हाई इट वाज इंडिपेंडेंस। जी। बट एज वी सेड कि अभी अगर आप देखें तो ये आज़ादी निरर्थक रह जाती है अगर हम गणतंत्र नहीं होते हैं। जी। और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर केवल स्ट्रक्चरल रिपब्लिक के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि अगर एक समाज लगातार जातियों में बटा हुआ है तो वहाँ पर कागजी तौर पर गणतंत्र आने का कोई मतलब नहीं। और हम माने या ना माने, ये आज भी सच्चाई है कि भारत में अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो वंचित है और इस कारण उसका एक्सेस इन पोजीशन ऑफ पावर
को लेकर और रिसोर्सेज और पार्टिसिपेशन को लेकर उस लेवल पर नहीं है। लेकिन इतना फिर भी मानना पड़ेगा कि अभी भी इस बात, अब कम से कम इस बात की गुंजाइश है कि ये तमाम वंचित तबके कल्पना कर सकते हैं, या कम से कम उन तबकों में कुछ लोग कल्पना डेफिनेटली कर सकते हैं कि वे पोजीशंस ऑफ पावर में रहेंगे। लेकिन मामला केवल पोजीशन ऑफ पावर का भी नहीं है, एक तरह की इक्विटी और इक्वालिटी का भी है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर आप देखेंगे कि बार बार जाति के विद्यमान होने और गणतंत्र के होने, इनको एक दूसरे का एंटीथेसिस मानते हैं। समाज, एक सामाजिक तौर पर अगर आप गणतंत्र नहीं हैं और केवल राजनीतिक तौर पर स्ट्रक्चरली अपने आप को गणतंत्र घोषित करते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं है। एक शुरुआत हो सकती है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और मतलब गणतंत्र दिवस के आसपास हम इस बात को मान सकते हैं कि ये एक जारी यात्रा है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन पे ये भी एक टिप्पणी आती है, जैसे आंद्रे बेतल कहते हैं कि भारत ने एक तरफ सोचा कि सोशल रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, लेकिन दूसरी तरफ कास्ट बेस्ड वल्नरेबल सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना और फिर उसी बेसिस पे अफर्मेटिव एक्शन देना, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना, कहीं ये वो वाली बात तो नहीं कि आगे तक के लिए आपने सेगमेंट्स बनाकर छोड़ दिए हैं समाज में, जो सेगमेंट एक्चुअली मिट जाने चाहिए थे, वो एक प्रॉपर एसिमिलेशन होना चाहिए था। देखिए, ये ऐसे है जैसे मैं एनेक्डोट से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जब एक युवा जोश होता है जिस समय का, तो हम लोगों ने विवाह किया और उसके बाद संतान हुई, तो हमने कहा कि हम अपने बच्चे के नाम के आगे जाति नहीं लगाएंगे, और मेरे दोनों बच्चों के नाम के आगे जाति नहीं। ठीक है। लेकिन ये मैं भी जानता हूँ और कोई अन्य भी जानता है कि यह न तो पर्याप्त है, ना ही ये एक मामले में केवल सांकेतिक मामला रह जाता है। इससे मेरे ये बच्चे अपनी जाति से वंचित नहीं हो जाते। जाति से मिलने वाला गर्व या जाति से मिलने वाला हानि वो उनके साथ उसके बावजूद रहता है। ये ठीक है। इसी का दूसरा रूप ये है, जब आप ये कहते हैं कि आपने कुछ जातियों को अफर्मेटिव एक्शन दिया, तो इसका मतलब आपने जाति की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को तो आपने स्वीकार ही कर दिया। और ये सवाल अगर मेरे स्वीकार न करने से ये जाति मिट जाती होती तो ये बिल्कुल किया जा सकता था। अभी तो सच्चाई ये है कि आप उसे पहले स्वीकार करें कि एग्जिस्ट करता है, उसके बाद उसको एक पॉजिटिव किस्म का डिस्क्रिमिनेशन देकर उसे एक बराबर के स्तर पर लाएं। उसके बाद आप ये कामना करें कि यह स्वमेव मिट जाएगा। स्वमेव मिट जाएगा एक यूटोपिया भी हो सकता है, लेकिन उस यूटोपिया की दिशा नकार से शुरू नहीं होती, बिकॉज बिकमिंग कास्ट ब्लाइंड इज नॉट बीइंग इंक्लूसिव, एंड इंक्लूजन इन माय ओपिनियन इज द बेसिस फॉर एनी रिपब्लिक टू सर्वाइव। अगर आप एक समावेशी समाज नहीं हैं तो आप एक गणतांत्रिक समाज नहीं हो सकते। समावेशन गणतंत्र की एक बुनियादी शर्त है। बिल्कुल। इसे हासिल किए बिना आप इस कामना को नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बार किया गया है। बहुत बार ये माना गया कि नहीं, आप इन कैटेगरीज को डिनाई कीजिए, डिक्लाइन कीजिए, आप मानिए मत इनको कि ये एग्जिस्ट करती है, तो इससे गायब हो जाएंगी। ये ऐसे है जैसे कि कबूतर जो है अपनी आंखें बंद कर ले और कहे कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी। जाति समाज में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं तो कहता हूं न केवल इसे स्वीकार करना चाहिए कि एग्जिस्ट करती है, बल्कि इसे जानना चाहिए, इसे गिनना चाहिए। दैट्स व्हाई द कास्ट सेंसस इज सो इम्पोर्टेंट। हैविंग कास्ट सेंसस एट द एंड ऑफ द डे will make the republic stronger rather than weaker। आप ये मानकर चलें कि समाज में तो जाति रहेगी, आप शादी तो करेंगे जाति को देखकर, आप यहाँ तक कि बस्तियां भी बसाएंगे जाति को देखकर, और आप कहें कि नहीं आप आरक्षण देते हैं या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उससे जातिवाद बढ़ता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन अहेड? क्योंकि आपने कहा कि अगर इससे हम चलेंगे तो इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी, वो एक फैक्ट है, इंक्लूजन बढ़ रहा है। लेकिन एक दूसरा काउंटर आता है कि रिपब्लिक में जब हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, तो उसमें एक तबका कहेगा कि ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अब उस तबके के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम नकार नहीं सकते गोइंग फॉरवर्ड। तो आने वाले समय में क्या हम यूटोपिया के भरोसे रहें या फिर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, एज आई सेड, द कास्ट सेंसस, एवरी 10 year यू विल हैव अ डाटा, जो डाटा आपको स्पष्टतः बताएगा कि ये इंक्लूजन किस स्तर पर पहुंचा है। और जैसे ये इंक्लूजन किसी भी पोजीशन ऑफ पावर में, जैसे ही आपको लगता है कि ये आबादी के अनुपात के आसपास पहुंच रहा है, यू कैन प्रिज्यूम कि इट हैज सर्व्ड सम पर्पस, देन यू कैन प्रोबेबली
कंसिडर कि क्या हमें अब इसके तरीकों को बदलना चाहिए, क्या हमें इसकी क्वांटिटी को बदलना चाहिए, क्या हमें इसे कोई नई दिशा देनी चाहिए। इसलिए वी नीड टू हैव कॉन्क्रीट डेटा अबाउट इट, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को भी समझिएगा कि समावेशन, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें जो आपने कहा कि जब कास्ट सेंसस से अगर हमें पता लग गया कि SCs, STs और उसमें भी सब कैटेगराइजेशन में अगर हमें लग रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो इस बेसिस पर क्या आपका मानना है कि एक उस टाइम पर रिजर्वेशन की पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और मे बी हटा देना चाहिए? देखिए, हटा देना तो शायद फिर से एक यूटोपियन स्थिति है, लेकिन इस बात की इस गुंजाइश तो सदैव रहेगी कि आप समावेशन के तरीकों को, इंक्लूजन के तरीकों को रिव्यू करते हैं, और अधिकतर जरूरत ये पड़ती है कि उसे बढ़ाना पड़ता है, अगर आप ईमानदारी से बात करते हैं तो। मसलन अगर आप मान लीजिए आज आप कास्ट के निर्णय बैठेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि जिस तबके को आप 27% आरक्षण दे रहे हैं उसकी आबादी शायद 55-60% है। हाँ। जिसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वो बहुत दूर है। तो अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं एक समाज के तौर पर कि हाँ, इसमें एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये संख्या कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है। लेकिन अगर OBC 52% या उससे ज़्यादा है और हम रिजर्वेशन 27% दे रहे हैं, तो 27% रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि OBC का जो प्रपोर्शन होगा, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, जॉब की बात करें, वो 27% में ही होगा। वो 27% से रिजर्व में भी जी, अनरिजर्व में भी होना चाहिए। अगर आप वास्तविक अभी हाल का तो फैसला है उसे ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि यदि एक बालक ने, आप तो UPSC की दुनिया के हैं जी, मान लीजिए एक व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से आता है और उसने फॉर्म भरते समय कहा, सच्चाई बताई कि मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, जैसे उसने ये बताया उसे 100 रुपये फीस कम कर दी गई SC केस में, और उसके बाद कहा अब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट द लेटेस्ट, अगर आपने कोई भी रिलैक्सेशन या एग्जेम्पशन लिया है, तब आप किसी भी स्टेज पे लिया है, तो मान लिया जाएगा कि अब आपको अनारक्षित वर्ग में पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा। रिसेंट अभी हाल का वो है, पहले ये नहीं होता था। पहले होता था कि नहीं, आपने मार्क्स में लिया है तभी माना जाएगा। अब कहते हैं मार्क्स नहीं, आपने कुछ भी लिया है तो मान लिया जाएगा। बट एनीवे, वो ठीक है, वो टेक्निकलिटीज का मामला है। इन प्रिंसिपल इस पे आप जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आप उसको कोट कर रहे हैं। मतलब मैं इन प्रिंसिपल कह रहा हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अगर एक जगह पर अगर फीस में हो गया तो आपको बाकी जगह आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते अनरिजर्व में। आपको अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर माना जाए, तब इसकी शर्त यह है कि आपने पहले किसी किस्म का कोई एग्जेम्पशन ना लिया हो। वैसे आप अनरिजर्व के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो काम की बात है वो ये है कि इस गणतंत्र में सब लोगों को पहली बात तो हिस्सेदारी मिले, दूसरा उन्हें प्रतीत हो कि उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है जी, और तीसरा भेदभाव ना हो जी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एकदम आधारभूत ढांचा है। ठीक है, बाकी चीजें इसके ऊपर आने वाले मैटर ऑफ डिटेल्स हैं जी। मैटर ऑफ डिटेल्स ऑब्वियसली फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं रह जाते, वो नीति की चीज हो जाती है जी। नीति जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट जो है उसके अंतर्गत है, तो नीतियों में तो हमेशा कुछ कुछ बदलाव होने की गुंजाइश रहती है। आखिर OBC लाया गया ना, ठीक है, इसी वजह से लाया तो गया। अब जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, वो इस समय ये सोच रहे होंगे कि अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी है तो अगर सर पॉलिसी मेकर होते तो जिस इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो प्रोपोर्शनेट इंक्लूजन अचीव हो गया है, क्योंकि सब हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर हो जाता है तो क्या उस सिचुएशन में रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी हटाई जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल तयशुदा बात है कि जिस समय समावेशन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाएगा जी, तब समावेशन के अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता स्वतः धीरे धीरे कम होती जाएगी जी। भाई आप सोच के देखिए ना, अगर मान लीजिए आप एक ऐसी श्रेणी से आते हैं जिसे आज आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उस श्रेणी में आने के बाद आपका स्थिति बेहतर बनती है और आप ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं जहां आप अनारक्षित वर्ग वाली कैटेगरी में रहते हैं, तो कोई औचित्य नहीं बचा रह जाता। लेकिन फिर से एक ना यूटोपियन कंसेप्ट है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम तो हाल के सालों में जाति को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हम जाति को लेकर होने वाले जो भेदभाव हैं उनमें कमी आते हुए नहीं देख। आपको नहीं लगता कि इतने सालों से बड़े बदलाव आए हैं? बड़े बदलाव इस मायने में आए हैं कि अब ये सवाल अहम हो गया है। पहले इस सवाल पे मैं आपको, लेकिन स्थिति बेहतर नहीं हुई। सवाल तो विश्वविद्यालय से उदाहरण देता हूँ, आपको हैरानी होगी जी। दिल्ली विश्वविद्यालय में SC SC, अभी OBC भूल जाइए, SC ST कैटेगरी से होने वाला पहली नियुक्ति 2005-06 में जाकर होती है।
आप समझे, देश कब आज़ाद हुआ और आरक्षण पहले दिन से था SC STs के लिए जी। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर बनने में पहली बार ये इंक्लूजन 2005-06 में शुरू होता है। इसका मतलब है कि अभी तक एक पीढ़ी भी शिक्षकों की पूरी तरीके से नहीं उसमें आ पाई है, या एक पीढ़ी के लगभग आ रहे हैं। ठीक है। OBC आरक्षण की स्थिति तो और खराब है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना, और ये तो आसानी से दिखाने वाला ये डाटा फैक्ट वाली बात है, ये तो दिखने वाला डाटा है कि आप देख सकते हैं कि देश के कितने वाइस चांसलर्स इस वर्ग से आते हैं, देश के कितने न्यायाधीश इस वर्ग से आते हैं, देश के कितने प्रोफेसर इस वर्ग से आते हैं, कि देश के सेक्रेटरीज कितने इस वर्ग से आते हैं। भाई आप आरक्षण कब से दे रहे हैं जी। तो जरा बताइए ना, कितने सेक्रेटरीज जो हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरक्षित वर्ग से हैं। एंड यू विल रियलाइज द डाटा इज बैफलिंग। ये बताता है कि अभी तक हम साफ साफ देख सकते हैं कि इंक्लूजन के हम निकट भी नहीं पहुंच रहे हैं। आपका ये कहना एकदम सही है कि पहले बिल्कुल नहीं होते थे, शून्य होते थे, अब वो दिखाई देने लगे। जी जी। और कई बार उनके दिखाई देने से ही लोग विचलित होने शुरू हो गए, जबकि सच्चाई है कि कम से कम उनको अपनी आबादी के अनुपात में तो आने दीजिए जी। और दूसरा एक अहम बात आप भूल रहे हैं यहाँ पर। सर इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करूँगा, अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात करी, वहाँ पर जनरली ये प्रॉब्लम देखी गई है, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन कितनी सारी जगह पर ऑलरेडी हुआ भी है। जहाँ पर हुआ है, जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर पॉलिसी फेलियर है, दैट शुड बी आइडेंटिफाइड। और जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हमारा, जो पार्लियामेंट का अगर लॉ है तो वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, एंड जिसने नहीं किया दे शुड बी हेल्ड टू अकाउंट कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन जहां पर रिजर्वेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है, जैसी कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बात तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस समय पर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन के लिए अलग से कोई प्रोविजन था नहीं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसके बाद फंडामेंटल राइट में मेंशन कर देते हैं। अभी भी लोगों को कई बार ये एक वहम होता है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है 10 साल के लिए 10 साल के लिए, एक तो ये, और दूसरा कि वो रिजर्वेशन मिलना अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। क्योंकि जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्लॉज 5 आप पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि स्टेट एम्पावर्ड है ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए। इसी वजह से जिसको मैं हाइपोथेसिस कह रहा था कि फ्यूचर में अगर हम इंक्लूजन अचीव करते हैं, जो कि इंक्लूजन अचीव होना चाहिए, अब वो इंक्लूजन के क्या मायने हैं वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन सर पॉइंट ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन कितनी जगह पर इंप्लीमेंट हुआ है तो उससे स्थिति बेहतर भी तो हुई होगी ना। डेफिनेटली हुई होगी, अदरवाइज इस पूरी की पूरी नीति को लेकर समाज में इतनी चर्चा क्यों हो रही थी। जी। लेकिन इसको भी समझिए, जो मैं पहले भी कह रहा था कि चूंकि कुल मिलाकर तो आंकड़ा 100 ही रहेगा जी, तो अगर कुछ इंक्लूजन हो रहा होगा तो वह उन लोगों के स्थान पर आ रहा होगा जो लोग अब तक काबिज थे जी। और ये भी सच्चाई है कि जो लोग इतने सालों तक काबिज रहे हैं उनके पास इस पर चर्चा करने की, उनके पास इसके नैरेटिव खड़े करने की, इनके पास इसकी भागीदारी की जो ताकत है वो बहुत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जब आप ये कहते हैं कि ये इंक्लूजन अचीव तो होगा तो बहुत दूर की बात है, अचीव होने की दिशा में चलेगा, तुरंत यहाँ पर एक बेचैनी शुरू होगी। लेकिन सर फिर जैसे आपने कहा कि सेक्रेटरी लेवल पर कितने लोग मान लीजिए उन जातियों से आते हैं जिनके लिए रिजर्वेशन है, तो फिर ये भी एक सवाल आता है, क्या हम तभी इंक्लूजन मानेंगे कि अगर हम सेक्रेटरीज़ की बात करें, सेक्रेटरीज़ की मतलब एक विशेष जिम्मेदारी आपको पॉलिसीज़ बनानी है, तो SC कैंडिडेट भी ऐसा हो सकता है जो एक ज़बरदस्त सेक्रेटरी बन सकता है डिफेंस में, या फिर OBC सेक्टर से भी हो सकता है। लेकिन ये इंश्योर करना कि अगर 10 सीट हैं सेक्रेटरीज़ की तो उसमें से अगर जनता में मान लीजिए 5% है तो 5% के अनुपात में जब तक सेक्रेटरीज नहीं होंगे तो तब तक हम इंक्लूजन नहीं मानेंगे। ये बात भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है, अनलेस हम लोग ये वाकई मानकर चलते हैं, दिमाग में हमारे पहले से यह बायस है कि नहीं ये लोग वे लोग आरक्षित वर्ग से आते हैं वे कमतर होते हैं। ये बायस हटना चाहिए। अगर ये बायस आपके मन में तो आपको लगेगा कि नहीं मेरिट से अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है जी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि वास्तव में इनहेरेंटली सब लोग बराबर कैपेबल होते हैं जी। अगर आप इनहेरेंटली ये मानते हैं तो इसका मतलब है कि आप सामान्य सिद्धांतों से भी अगर करेंगे तो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है वह स्वमेव प्रकट होगा। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल वजहों से उसे रोका जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संतरी से लेकर मंत्री तक सब लोगों में यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व जब दिखने लगेगा तब आप मानेंगे कि आपने उन स्ट्रक्चरल बैरियर्स को दूर कर दिया है जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स रोकते थे, जिसकी वजह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत पड़ती थी। हालांकि ये भी बात है कि गणतंत्र का मतलब केवल
नौकरियों और जी, प्रतिनिधित्व पर बिल्कुल, नहीं है। गणतंत्र बिल्कुल। में और बहुत सारी चीज़ें जी। हैं। गणतंत्र में हम लोग और इसी वजह से चूंकि गणतंत्र है, हम इसलिए ये बात कर भी पा रहे हैं। ठीक है सर, गांधी जी पर चलते हैं। तो गांधी जी ओशनिक सर्कल्स ऑफ पावर की बात करते थे। तो आई थिंक उनका जो आइडिया था अबाउट द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट शुड इंडिया हैव, वो तो कभी बना ही नहीं। जैसे उनका मानना था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई हायरार्की नहीं होगी, यानी कि आपका और मेरा काम भी उतना ही वैल्यू रखेगा जितना सीएम का काम है या पीएम का काम है। आपको नहीं लगता ट्रू मायने में रिपब्लिक वही होगा? और अभी हम उससे बहुत दूर हैं। देखिए, ये यस, इट्स अ यूटोपियन थिंग टू बी ऑनेस्ट। गांधी जी का जो विचार है वो एक यूटोपियन विचार है। वे इस बात की बात वाकई करते हैं कि हाथ से काम करने वाले लोग, हुनर वाले लोग जो हैं, उनका सामाजिक रुतबा, उनके समाज में पहचान, सम्मान बराबर होना चाहिए। हालांकि जो लोग गांधी जी का क्रिटिक करते हैं वो बार बार कहते हैं कि इसकी मंशा क्या है। क्या इसकी मंशा ये है कि वे हिरार्कीज बनी रहें जो पहले से हैं, या हिरार्की नहीं कहते, चलिए कह देते हैं वर्गीकरण बने रहें जो पहले से हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि सबको सम्मान मिलना चाहिए। क्या वे वर्गीकरण को भी मिटाने की, अब अगर वो, क्योंकि गांधी जी चातुर्वर्ण को मिटाने की बात नहीं करते, वो कहते हैं सब होने चाहिए, जैसे हैं वैसे होने चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए कि हरिजन के साथ अपमान किया जाए। आई थिंक डिग्निटी इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि डिग्निटी को हम कम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये संरचना बने रहने की जिद, ये भी गणतंत्र की भावना के खिलाफ है। ये मतलब देखिए, अल्टीमेटली क्या है, एक अच्छी सोसाइटी वो है जिसमें सोशल मोबिलिटी हो जी। ना केवल इस बात की गुंजाइश होगी कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सके, बल्कि इस बात की भी गुंजाइश होगी प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने का सपना ले सके जी। जैसे ही आप इस क्लासिफिकेशन को सेक्रोसेंट बना देते हैं, आप दरअसल इस सपने को छीन लेते हैं। बट गांधी जी वर्ण व्यवस्था में जो सॉलिडिफिकेशन है उसके तो खिलाफ थे। हाँ, लेकिन गांधी जी वर्ण व्यवस्था का जैसा मुखर विरोध अंबेडकर के यहाँ दिखाई देता है, वैसा दिखाई नहीं देता है। और कई बार माना जाता है कि ये दोनों लोगों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी उसका अंतर भी व्यक्त होता है, क्योंकि गांधी जी स्वयं को घोषित तौर पर वैष्णव जन कहते हैं, और अंबेडकर तो बाकायदा बौद्ध हो जाते हैं और हिंदू धर्म छोड़ते हैं। और सच्चाई है कि गांधी जी अगर वैष्णव जन हैं, वैष्णव जन होते हुए वर्ण व्यवस्था का विरोध करना, जाति व्यवस्था का विरोध करना अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता। इसीलिए ये बात अंबेडकर को समझ में आती है, और डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो उनको हिंदू धर्म छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुर्भाग्य से हमारे इस धर्म की बुनियाद इसी क्लासिफिकेशन में निहित हो गई है। आज मतलब ये परिभाषा के स्तर पर स्थिति ऐसी हो गई है। गांधी जी इसको अपना बचाव करने के लिए बोलते हैं कि ये तो डिवीजन ऑफ लेबर है। हालांकि अंबेडकर साहब बताते हैं कि लेबरर्स का है। अंबेडकर साहब फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी कहते हैं देखो पहले से भी ऐसा हुआ है, प्लेटो ने भी ऐसा कहा कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। बट लगता है कि गांधी जी आइडियलिस्ट हैं और स्मार्ट पॉलिटिशियन भी हैं, तो गांधी जी न्यू आप 40s में, 30s में, 20s में अगर जिस किस्म का मोबिलाइजेशन गांधी जी चाहते थे वैसा अगर करना चाहते हैं तो आप जाति के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। अंबेडकर इस मामले में बहुत साहसी हैं, और अंबेडकर इसलिए ऐसा बोल पाते हैं क्योंकि उनकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि इस बात की गुंजाइश छोड़ती है जी। और शायद अंबेडकर इसी वजह से एक जिसे हम गांधी जी जैसा जन नेतृत्व वाला व्यक्ति कहते हैं वो नहीं बन पाते। आज की रिपब्लिक में सर मेजर चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए कई सारे जी, एक एक करके सर लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है गणतंत्र का बचे रहना, एक सबसे बड़ी चुनौती। आपको लगता है गणतंत्र खतरे में आज? गणतंत्र किसी भी किस्म के अथॉरिटेरियनिज्म या मेजॉरिटेरियनिज्म से खतरे में आता है, अभी हम लोगों ने चर्चा की। और ये दो खतरे हमें न केवल भारत पर, मुझे तो लगता है कि दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों पर, शायद पूरी दुनिया पर एकदम मुखर रूप से दिखाई देते हैं। सर इसको ओपन करते हैं, पहले इंडिया के कंटेक्स्ट में, पहले भारत के संदर्भ में अगर मेजॉरिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म कैसे हो रहा है? जब हम गणतंत्र को एक नंबर्स गेम में उतारने की कोशिश करते हैं जी, और ये कहने की कोशिश करते हैं कि भैया जिसने ज्यादा वोट डाले थे उसकी विल जो है वो विल ऑफ द पीपल है, तुरंत गणतंत्र खतरे में आता है जी। ठीक है ना, आप ये कहें कि आप हमारे यहाँ बाकायदा ये सही है कि संरचनात्मक तौर पर ये कहा गया कि चुनाव से जो है वो सांसद चुने जाएंगे, चुनाव से प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं था कि जो
कम वोट डालने वाले लोग होंगे या वे समुदाय जिनका नंबर कम होगा, जो किसी को जिता नहीं सके होंगे, उनके हक या इस रिपब्लिक में उनकी हिस्सेदारी जी उनसे कम होगी जो निर्वाचित कर रहे हैं। सर, उनकी हिस्सेदारी रिपब्लिक में कम कैसे हो रही है, वो उसको देखने के लिए आपको पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा। ठीक है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमें लगातार ये दिखाई देता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वह बराबर नहीं दिखाई देता। ओके। हमें उस एप्लीकेशन ऑफ लॉ में बाकायदा ऐसे शब्द सुनाई देते हैं, बुलडोजर जस्टिस सुनाई देता है। हमें ये शब्द सुनाई देता है कि अभी इसी सप्ताह की बात है कि एक घर में 10 लोग पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा हमारे यूपीएससी से सेलेक्टेड आईपीएस ऑफिसर खड़ी होकर कह रही हैं कि वे घर को पूजा स्थल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको चेतावनी दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैन यू इमेजिन दिस हैपनिंग इन अ रिपब्लिक? बिकॉज सच्चाई ये है कि अगर आप इस केवल धर्म को बदल दें तो आप पाएंगे कि न जाने क्या क्या अलाउड है। और एक व्यक्ति अपने घर के अंदर, अपनी निजी संपत्ति के अंदर अगर नमाज पढ़ रहा है, इसमें राज्य जाकर हस्तक्षेप कर रहा है बाकायदा वर्दी पहनकर, और कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। कैन यू इमेजिन इट हैपनिंग इन अ रिपब्लिक? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्थिति एकदम ऐसी हो गई कि इसको आप कहें कि यही एकदम अंतिम लिटमस टेस्ट है, लेकिन ये संकेत तो है जो ये बताता है कि बहुसंख्यक जो हमारे यहाँ तबका है वह राज्य पर या राष्ट्र पर अपनी हिस्सेदारी अन्य लोगों से ज़्यादा समझने लगा है। अच्छा, लेकिन सर इसमें आपको नहीं लगता है एक नैरेटिव गेम भी है? ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। अगर वहाँ पर, क्योंकि कुछ उसमें रिपोर्ट कह रही हैं कि वो घर खाली था, उस खाली घर को चेंज करने की कुछ कोशिश थी, जो, और अगर धर्म का मामला होता है, एस्केलेट हो जाता है, कम्युनल इशू बन जाता है, इस वजह से उन्होंने हस्तक्षेप करा। अगर गलत करा तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये दूसरे धर्मों पे भी होता है। जैसे हिंदू धर्म में भी कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कहीं पर लाउड स्पीकर है तो उस लाउड स्पीकर को वहाँ पे भी हटाया गया। कहीं पर अगर कोई शोभा यात्रा निकालनी थी और सरकार को लगा, वहाँ पर उसी पुलिस को लगा, जिस आईपीएस की आप बात करें उसी आईपीएस को लगा कि भाई यहाँ पर इस रास्ते से अगर निकाल कर ले जाएंगे तो दिक्कत होगी दूसरी कम्युनिटी को, तो इस वजह से भली वो मेजोरिटी कम्युनिटी उसको मना कर दिया कि आप इस रास्ते आएंगे पॉजिटिव स्टेप्स टू चेक मेजोरिटेरियनिज्म, रादर देन सेइंग कि हम सबको बराबर देख रहे हैं। सबको बराबर देखना तो आपका काम ही है हमेशा से, ये तो इस राज्य की बुनियादी शर्त है। लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म को चेक करना एक कॉन्शियस प्रोसेस है। उसके लिए आपको सचेत तौर पर वे स्टेप्स लेने होंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि बहुसंख्यकवाद सीमित रहे, उस पर चेक रहे। ऐसा कोई स्टेप अगर आप कोई देख पा रहे हैं, मुझे खुशी होगी अगर है। मेरे गणतंत्र में ऐसे स्टेप होने ही चाहिए, 4 क्यों 4000 होने चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन सामान्यतः जब हम इसकी आलोचना कर रहे होते हैं, जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस पे नज़र रखते हैं, वे एक अफसोसजनक तस्वीर ही सामने लाते हैं। वे कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद के पक्ष में तो आपको स्टेप्स बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। बाकायदा घोषणा की जाएगी कि हरिद्वार के यह वाले इलाके गैर हिंदू लोगों के प्रवेश में इनका प्रवेश वर्जित रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वास्तव में इम्प्लीमेंट हो गया नहीं हो गया, लेकिन ये पोस्टर लग पाना ये अपने आप में ये बताता है कि was it done by state? Was it stopped by state? Yes. No. कहाँ पर ऐसा हुआ? हरिद्वार में हुआ। अभी आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, आप देख लीजिए। देखिए, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अगर कोई एक वेव चल रही है, उस वेव का फायदा उठाने के लिए अगर कोई फ्रिंज पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, अगर वो कोई बात बोलते हैं, What is the wave? लेट मी एक्सप्लेन। नैरेटिव जो है, अगर उसको लग रहा है कि यार इस नैरेटिव का फायदा इस फ्रिंज पॉलिटिकल एलिमेंट को मिल सकता है, और वो एक कलर को टारगेट, मतलब एक कलर को लेकर और उस कलर के बेसिस पे वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहा है और वो स्टेटमेंट देता है, और उस स्टेटमेंट को हम मल्टीप्लाई बाय 100 करके कह दें कि ये भारत का रिपब्लिक है, तो मैं ऐसे नैरेटिव को और ऐसे डेफिनेशन को नेगेट करता हूं। कारण क्योंकि अब लगने लगता है कि अच्छा, क्योंकि ये धर्म मेजोरिटी में है और ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है, कोई भी n नंबर ऑफ ग्रुप्स बन गए हैं देश में, वो जो बात कह रहा है वही एक्चुअली ये भारत की सरकार का स्टैंड है। भारत की सरकार का स्टैंड वो नहीं हो सकता, वो एक फ्रिंज पॉलिटिकल ग्रुप का स्टैंड है, और ऐसे फ्रिंज पॉलिटिकल ग्रुप पर एक्शन भी होना चाहिए, और कई जगह पर ये एक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो एक्शंस को भी उसी तरीके से एक्सेंचुएट होना ज़रूरी है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने जब मैंने कहा कि वेलफेयर स्कीम्स में किसी भी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अगर सही में मेजोरिटेरियनिज्म होता
तो पहला क्राइटेरिया जिन देशों में मेजोरिटेरियनिज्म से चीज़ें बिगड़ी हैं वो ये होता है कि देयर इज क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स कि किसको देने हैं। वी हैव नॉट रीच्ड दैट स्टेट थैंकफुली। मैं सेकंड हम लोग अभी तक राज्य के धर्म के स्तर पर नहीं पहुंचे। जी, मैं सेकंड स्टेप पे लेकिन मेजोरिटेरियन स्ट्रक्चर में नहीं आया का मतलब ये कतई नहीं है कि वो गणतंत्र में नहीं आया। हमने बात वहीं से शुरू की थी। मैं सेकंड स्टेप पे आना चाहूँगा। जे.एस. मिल थिंकर हैं, तो जे.एस. मिल कहते हैं कि मेजोरिटेरियनिज्म का सबसे बड़ा चेक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम सबको है। भारत में आप ये देखिए कि इस समय पर आप अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं तो आप खुलकर बोल सकते हैं। कितनी जगह अगर सरकार की खामियां हैं तो आप उस पर एस्केलेट कर सकते हैं और कई जगह सरकार पर दबाव बनाकर उससे कानून वापस लेने की भी गुजारिश कर सकते हैं, और वो होगा अगर कहीं पर कुछ गलती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इससे मतलब कि जो मेजोरिटेरियनिज्म है दैट इज द ओनली वेव दैट इज हैपनिंग? ओनली वे तो खैर मैं नहीं कहूँगा। जब तक हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों के शव के ऊपर ऐसी स्थितियां आएंगी, लड़ेंगे उसके खिलाफ। लेकिन अगर हम ट्रेंड्स नहीं देख पा रहे हैं, अगर हम पैटर्न्स नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अफसोसजनक बात है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो केवल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स की बात है। जाहिर है कि इस गणतंत्र में मेरा भरोसा किसी अन्य से कम तो है नहीं, और जब तक हम हैं हम कोशिश करेंगे कि ये गणतंत्र जो है गणतंत्र बना रहे। लेकिन क्या आपको वो ट्रेंड्स और पैटर्न्स नहीं दिखाई देते? सवाल तो ये है। और दूसरा, जिस उन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स पे पहले एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। नहीं, जैसे मसलन आपने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वह एक क्राइटेरिया है, गणतंत्र में होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण। अब देखें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वायलेशन को लेकर या फ्रीडम एक्सप्रेशन के नाम पर की गई चीज़ों पर लेकर जो सजाएं, जो प्रोसेसेस, जो यूएपीएस, जो तमाम कानून जो है लागू होते हैं, क्या उनमें जो लोग रिसीविंग एंड पर हैं उनकी डेमोग्राफी क्या है? क्या वह उसमें गणतंत्र की जो सामान्य, जैसा हमने कहा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, वहाँ भी दिखना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग होंगे जो इस किस्म के अपराध करते होंगे, ठीक है ना? और ऐसा है अगर मैं एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो हम यूएपीए की बात कर रहे हैं, ये कोई भारत का पहला कानून नहीं है जो टेररिज्म के खिलाफ है। इससे पहले टेररिज्म के खिलाफ है ही नहीं। टेररिज्म की डेफिनेशन उसमें मेंशन है। अब आई, हाँ, रिसेंटली आई, लेकिन ये टाडा को रिमूव करते हैं, क्योंकि टाडा एक उसके खिलाफ वो था। देखिए यार, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ की सीमा होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है जी। और इस कारण वह कई बार, जिसे आप नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उसके सारे नियमों का पालन नहीं करता। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। भारत आज़ाद होता है और 1950 की बात करते हैं। ए.के. गोपालन केस, कम्युनिस्ट लीडर ए.के. गोपालन वाज पुट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। सवाल उठता है कि भाई ये जो लीडर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थे और जो भी पार्लियामेंट का पार्ट है, वही लोग हैं जो सिविल राइट्स की बात करते थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ बात करते थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी की लेगेसी को मानते हैं कि असलियत में मेजोरिटेरियनिज्म ना हो और ट्रू डेमोक्रेसी हो, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर ही थी। तो फिर वो इस बात को भी समझेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की इंपॉर्टेंस को इसलिए माना क्योंकि भारत की संप्रभुता, अखंडता से ऊपर आप इंडिविजुअल राइट को नहीं रख सकते, और इसी वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कंटिन्यू किए गए। लेकिन क्योंकि उसके एप्लीकेशन को करने वाले लोग वो सिस्टम का पार्ट हैं और वो सिस्टम में कई जगह एब्यूज़ ऑफ पावर होता है, और इसी वजह से ब्यूटी है भारत के रिपब्लिक की कि उसके बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है सर, ये बिल्कुल नहीं, ये होगा सर, स्वीकार्य होगा चलेगा जी। राज्य जब चल रहा होगा तो राज्य स्वाभाविक तौर पर अपने कृत्यों के लिए औचित्य खोजेगा। ये औचित्य से इतिहास में भी मिलेंगे और ये औचित्य से वर्तमान में भी मिलेंगे, लेकिन ये राज्य करेगा। शशांक, हम शिक्षक क्यों करेंगे? जी, राज्य करेगा। हम शिक्षक राज्य के औचित्य को सिद्ध करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम शिक्षक नागरिकों के जी हित और गणतंत्र के हित की बात करने के लिए जी। इसलिए राज्य अगर ये कहता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा हुआ था और उन्होंने तो उसका इस्तेमाल भी किया था, स्वाभाविक है कि किया ही था, कानून में हवा से तो आया नहीं। इससे पहले कांग्रेस सरकार टाड़ा करती थी
और टाटा के बाद अब यूएपीए भी कांग्रेस सरकार ने ही इनका मिसयूज इस्तेमाल शुरू किया था। और सर, और लिगेसी में ये मिलता है आज किसी भी। और एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे कि आपने स्टार्ट किया इस कन्वर्सेशन को कि यूएपीए का यूज़ और डेमोग्राफी में कौन लोग हैं जिन पर ये यूज़ हुआ। अगर आप इसी डेटा को कांग्रेस के रूल में भी देखेंगे, आई एम सेइंग कि कहीं पर भी दिस इज नेचर ऑफ पावर। यस, वहां पर भी आपको ये मिल रहा है। दिस इज नेचर ऑफ पावर। अगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दोज हु आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द यूएपीए, आप उनसे जाकर बात करें। हमारे तो विश्वविद्यालय के शिक्षक बेचारे बार बार फंसे हैं। उन शिक्षकों से जाकर बात करें तो बताएंगे कि मिस्टर पी चिदम्बरम एंड मिस्टर अमित शाह दे आर इन कंटिन्यू, इसमें कोई अंतर नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सत्ता का कार्य, सत्ता का चरित्र है। हम शिक्षकों को उनका एडवोकेट बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम शिक्षकों को नागरिकों के पक्ष में खड़े होने की आवश्यकता है। जो सेकंड लाइन है सर आपकी, और रिपब्लिक के पक्ष में खड़े होने की, रिपब्लिक के जिस दिन शिक्षक किसी के, जयशंकर प्रसाद ने कहा कि शिक्षक न किसी के अन्न पर पलता है, न किसी के राज्य में सांस लेता है। इसलिए शिक्षक होने के नाते जो हमारा चरित्र है वह रिपब्लिक के, गणतंत्र के पक्ष में खड़ा होना है। और मेरी चिंता बस वही है कि यदि ये दिखाई देता है एक समाज के अंदर कि हमारे ट्रेंड्स और पैटर्न्स ये दिखाई दे रहे हैं कि हमें गणतंत्र को थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, तो शिक्षक होने के नाते जिम्मेदारी है कि हम ये कहें कि भैया थोड़ा सा सचेत हो जाइए। जी, ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक ही सबसे पहले मारा जाएगा या कोई अपने हित के लिए कहा जा रहा है, ये तो गणतंत्र के लिए कहा जा रहा है। सर, आपने शिक्षक की बात करी, हम राजनीति की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत ही शिक्षकों से होती है। चाहे प्लेटो हो चाहे अरिस्टोटल हो, हर समय पर शिक्षक का ये दायित्व रहा है कि रूलिंग क्लास जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो उनको जगाए। आपने कहा कि आप तो बहुत प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं, मुझे पसंद आ रही है। आपने कहा कि शिक्षक पहले नहीं मारा जाता। सोक्रेटिस वो शिक्षक थे जो पहले मारे ही गए हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड वो स्टार्ट होती है। मैं केवल यहाँ पर ये बात करूँ, शिक्षक का ये भी दायित्व है कि अगर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वो ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है नैरेटिव में, यानी कि कुछ इंस्टांसेस को ये बताया जाए कि ये भारत के रिपब्लिक को आज के टाइम पर परिभाषित कर रहा है, तो शिक्षक का दायित्व है स्टूडेंट्स जो गलेबल हैं, जो जनता आज डेप्थ और लेयर्स को समझने की बजाय एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर इमोशन, एक रील उसके बहाव में चली जाती है। तो शिक्षक का दायित्व है ये बताना कि भारत का जो लोकतंत्र है और भारत का जो गणतंत्र है उसकी लेयर्स इतनी गहरी हैं कि किसी भी पार्टी, किसी भी सत्ता के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको कमज़ोर कर सके, नहीं होनी चाहिए, कमज़ोर कर सके। और ये इस बात से साबित होता है, आप 2004 या 1977 की बात कर लीजिए, 1977, 75 से 77 तक इमरजेंसी थी, कहा कि रिपब्लिक खतरे में, लेकिन 77 में जनता ने जवाब दिया। फिर उसके बाद एक और खूबसूरती है कि 77 में जब पावर का हस्तांतरण होता है तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है। सेम 2004 में भी हुआ, सेम 2014 में भी हुआ। जो दुनिया को बताते हैं कि हम रिपब्लिक के रोल मॉडल्स हैं, जैसे कि ट्रंप 1.0 से जब बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था तो किस तरीके से, मतलब डेमोक्रेसी पे डार्क स्पॉट है, वहां पर ऐसा हुआ था। तो यानी कि वी शुड बी प्राउड, मतलब हमें आई एम सेइंग वी शुड बी मोर कॉशियस, इवन इफ द so called the nursery of democracy, so called so important place is gullible, तो इसका मतलब हम लोगों को तो और सतर्क रहना चाहिए। लेकिन सतर्कता तभी हो पाएगी जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से दिखाया जा सके। अगर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को दिखाया जाएगा कि यही पूरे भारत के सिस्टम को दर्शा रहा है, तो आंसर इज नो। आपने जैसे एक IPS ऑफिसर का जिक्र किया और इसको हाईलाइट किया कि ये इंडियन एज अ स्टेट के एक ट्रेंड को शो कर रहा है, मैं उस बात को नेगेट करता हूं। मेरा ओपिनियन ये है, we can disagree on the significance of individual बिकॉज मैं, हमारे खुद के कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी सर्विस में हैं, साथ के लोग हैं जो अभी सर्विस में हैं, मैं उनके वर्किंग को जानता हूं। और आप तो खुद इतने लोगों के साथ रिलेट करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मिनिस्टर चाहे कि ये काम होना है और ऑफिसर कहे कि नहीं होना है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स रोज हैं कि अगर वो उन्होंने ठान लिया कि नहीं होना तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से रिपब्लिक के बारे में हम ये समझना कि केवल कुछ पॉलिटिशियन मिलकर हमारे रिपब्लिक को एक कलर में डाल देंगे, हो ही नहीं सकता। दैट इज द डेप्थ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। किसी व्यक्ति पर चर्चा करने का औचित्य तो इसलिए भी नहीं है कि गणतंत्र का तो मतलब ही है कि आप व्यक्तियों से परे जाएं। जी, लेकिन इतना तय है और इस बात के
पर्याप्त प्रमाण हमारे पास हैं कि गणतंत्र लगातार सचेत रहने की मांग करता है। जी बिल्कुल। अगर आप गणतंत्र के किसी खतरे को, जो आपके अनुसार छोटा खतरा है, बड़ा मान लेते हैं तो उससे हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी गणतंत्र के बड़े खतरे को छोटा मान लेते हैं तो उससे ज्यादा हानि। सर हानि हो सकती है। अगर कोई छोटा सा इंसिडेंट है और उसको हमने मान लिया कि भाई यही हमारे देश का तो आप गणतंत्र क्या है, करेंगे? उसके मान लीजिए हानि मैं बताता तो आप क्या करेंगे? आप उसको लेकर ज्यादा सचेत हो जाएंगे, अगली बार ऐसी घटना ना हो। नहीं, एक और कारण है। फिर लोगों का विश्वास भारत के गणतंत्र में, भारत के सिस्टम में कमजोर होता है। और किसी भी देश की जो वीकनेस है वो केवल बाहर से नहीं, वीकनेस अंदर से भी होती है। और अंदर की वीकनेस ये है, अगर लोगों का विश्वास अपने सिस्टम में कम हो तो ये इस वजह से मैं इस बात को कई बार हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की है। इनफैक्ट हम बार बार जब यूपीएससी की चर्चा करते हैं तो इस बात को खास तौर से बोलते हैं कि यूपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन इज कस्टोडियन ऑफ फेथ इन द रिपब्लिक। सिमिलरली द अदर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर कस्टोडियन ऑफ फेथ इन द रिपब्लिक have to act to ensure that this faith in republic should not waver. कतई ऐसा होना, गणतंत्र में लोगों की आस्था नहीं हिलनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी प्राइमरीली, प्राथमिक तौर पर उन इंस्टीट्यूशंस की है जिन्हें गणतंत्र ने इस बात के प्राधिकार भी दिए हैं और इनकी जिम्मेदारियां भी दी हैं। सर उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर देते हैं जो रिपब्लिक की एसेंस को बनाते हैं। जैसे एक पॉइंट पर तो हमारी काफ़ी चर्चा हो गई कि रिपब्लिक कभी भी मेजोरिटेरियनिज्म नहीं हो सकता, रिपब्लिक इज इंक्लूसिव। सेकंड, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी कभी इंडिविजुअल से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक, हमेशा इंस्टीट्यूशंस आर अबव पीपल और पीपल विल। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो देयर शुड बी ड्यू चेक्स। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सेंट्रल एजेंसीज हैं और ऐसा लग रहा है, ट्रेंड है कि उनका मिसयूज हो रहा है, तो जो सर ने कहा कि कॉशियस होना चाहिए, तो हाँ वहाँ कॉशियस होना चाहिए, वहाँ चेक रखने चाहिए। और ऐसे चेक रखने का ड्यू स्कोप वो हमारी रिपब्लिक में है। दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर रिपब्लिक। इट इज। नेक्स्ट, कभी भी आपकी जो पॉलिसीज हैं वो आपके इमोशन से नहीं चल सकती। मतलब अगर कोई एक नैरेटिव सेट हो रहा है, कोई मीडिया में बात चल रही है और अब भीड़ उसके सपोर्ट में आ गई है कि हाँ ऐसे ही देश चल रहा है और इसके हम खिलाफ हैं, इसके हम सही हैं, हमें उसके अंदर जो निहित लेयर्स हैं उस पर भी जाना होगा। Here comes our role actually. जी, because as a matter of fact the critical thinking जिसे हम आलोचनात्मक विवेक कहते हैं, वह प्राथमिक औजार है जो बार बार ये कहता है कि किसी भी एक पक्ष को आप इतना महत्व न दें कि आप उसके दूसरे पक्षों को न देख पाएं। जिसका सीधा मतलब है कि आप आप तक पहुंच रही प्रत्येक सूचना, प्रत्येक खबर, प्रत्येक नैरेटिव को वास्तव में परख कर ये तय करने की स्थिति में होने चाहिए कि अपेरेंटली सत्य क्या है। पूरा परम सत्य की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन इस जगह पर क्या सही है और क्या गलत है। जब हम इस विवेक को, आलोचनात्मक विवेक को छोड़ देते हैं, तब वह परेशानियां पैदा होती हैं जिसमें कि इंडिविजुअल भी और कई बार इंस्टीट्यूशंस भी फॉल्टर करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आलोचनात्मक विवेक वह पक्ष है जो गणतंत्र की एक बुनियादी कीमत है जो इंडिविजुअल को चुकानी ही चाहिए। अगर आप अपना आलोचनात्मक विवेक छोड़ते हैं, आप अपने बुद्धि को किराए पर रख देते हैं, कोई और आपके लिए सोचेगा, जो मालिक सोचेगा वही आप करेंगे, तो इसका मतलब है कि इस बात की गुंजाइश लगातार कम होगी कि आपका गणतंत्र सुरक्षित रहेगा। नागरिकों का आलोचनात्मक विवेक गणतंत्र की सुरक्षा का इंश्योरेंस है, बीमा है। बिल्कुल। एक और चीज़ है जिस पर हम और काम कर सकते हैं, वो है सिविक रिपब्लिकनिज्म। यानी कि अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हम रिपब्लिक का पार्ट हैं और हम बैठे हैं और देश चल रहा है, ऐसा नहीं है। वी आर ऑन पिच, हम पिच पे हैं। और पिच पे आप तभी रह सकते हैं जब आप एक अच्छे खिलाड़ी हों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि सिविक रिपब्लिकनिज्म आना चाहिए, जिसका मतलब है कि हम देश को अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी करें। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वन एंड टेकिंग राइट एक्शंस आर अदर्स। और क्रिटिकल थिंकिंग की मतलब है कि डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको समझें और काम करें। सर आपको क्या लगता है सिविक रिपब्लिकनिज्म में अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, मेरे हिसाब से थैंकफुली चीज़ें जो हैं उनमें बदलाव दिखाई देता है। जी।
और ये सब तरीके से दिखाई देता है। एक तो मतलब हम बार बार दोष देते हैं, लेकिन इसके लिए श्रेय भी दिया जा सकता है मीडिया को जी कि एक तो सब लोगों के तक पहुंचा है, इस कारण सूचनाएं पहुंची जी, और कम से कम एक पर्सपेक्टिव पहुंचता है। सोशल मीडिया भी एक कारण है। सोशल पहले हम मीडिया मीडिया पे definitely, डिपेंडेंट थे, हाँ। अब इतने डिपेंडेंट नहीं, आप कहीं से भी वीडियो। सोशल मीडिया ही मैं मुख्यतः Yes, कह रहा हूँ, अब तो जी। मैं मानकर चलता हूँ कि सोशल मीडिया ही मुख्यधारा मीडिया है। जी, बिल्कुल। बाकी जो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते थे वो उन ट्रेंड्स को फॉलो करता है जो सोशल मीडिया पे होते हैं। जी इस वजह से नागरिकों तक एक तरह का नागरिक दायित्व को लेकर एक समझ पैदा हुई है। ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन कम से कम एक छोटा सा समुदाय तैयार हो रहा है जो लगातार चेक एंड बैलेंसेस की बात करता है, जो लगातार सवालों की बात करता है, जो प्रतिरोध की बात करता है, जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ की बात करता है, जो करप्शन के खिलाफ बात करता है, और लगातार जागने वाली स्थितियां होती हैं। तो कई मामलों में स्थितियां बेहतर हुई हैं, लेकिन क्या मैं इससे संतुष्ट हूँ? नहीं हूँ। क्या ये अपने आप में इंक्लूसिव है? दुर्भाग्य से नहीं है, क्योंकि इसमें सभी तबकों का बराबर हिस्सेदारी जो दिखाई देनी चाहिए वो उस पैमाने पर नहीं दिखाई देती। वे तबके जो पहले से सार्थक स्थिति में, सक्षम स्थिति में है, उनके पास वॉइस जल्दी आ जाती है, उनके पास नैरेटिव खड़ी करने की ताकत पहले आ जाती है, बाकी लोगों के पास नहीं आती या देर से आती है। लेकिन डेफिनेटली वी आर टेकिंग स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि नागरिक अगर अपने दायित्व नहीं लेंगे तो ये एक श्योर रेसिपी होती है डिक्टेटरशिप के आ जाने की। क्योंकि नागरिकों को अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जब तक वे जागरूक होकर उनको पूरा नहीं करेंगे, तब हमेशा ये जोखिम बना रहेगा। वो आप इसे केवल, जैसा आपने कहा, कि सोकर नहीं मान सकते कि मैंने तो एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है, अपने आप चलेगी। नहीं चलेगी, जब तक आप नज़र नहीं रखेंगे तब तक नहीं चलेगी। एक समय में ये काम फ्री प्रेस नाम की चीज़ का होता था, फिर वो फ्री प्रेस केवल प्रेस हो गई और फिर पता नहीं क्या हो गया, लेकिन थैंकफुली सोशल मीडिया, एज यू सेड, इज कमिंग। So I hope we are going in the happier times. आपको लगता है कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पर एक वेव चल रही है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की? आज से 10 साल पहले हम पढ़ते थे कि शायद चीज़ें अब बदल रही हैं, अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जगह हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से आइडेंटिटीज़ को रीइंफोर्स किया जा रहा है। तो ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है उसका इंडिया के रिपब्लिक पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कोई डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के वर्सेस बनाम जैसी चीज़ें मैं तो उस तरीके से नहीं देखता हूँ, क्योंकि पहचाने इस देश में या दुनिया में आपको बचा सकती हैं, पहचाने आपको मरवा भी सकती हैं। आप देखेंगे कि पहचानों के नाम पर दुनिया में बहुत कुछ, इनफैक्ट जितनी चीज़ें आप दुनिया में इस समय कष्टकारी महसूस कर रहे हैं, उनसे अधिकांश के पीछे कुछ ना कुछ पहचाने हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ना ही उसे विकास की राजनीति के कुछ बरक्स रख सकते हैं, क्योंकि जो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए मना करते हैं, वो भी एक छोटी आइडेंटिटी के लिए मना करते हैं और किसी बड़ी आइडेंटिटी को स्वीकार कर लेते हैं। वो कहेंगे कि नहीं, अब जाति की बात मत कीजिए, देश की बात कीजिए। राष्ट्रीयता भी एक आइडेंटिटी है, नेशनैलिटी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। और हम जानते हैं कि नेशनैलिटी की आइडेंटिटी ने जो नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं, उन्होंने तो शायद और भी ज़्यादा अतीत में बुरी स्थितियां लाई हैं। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वी कैन नॉट डू अवे। क्या पिछले कुछ समय में ये बढ़ रही है? कुछ मामलों में ऐसा दिखाई देता है कि बढ़ रही है, लेकिन एक तरह का रिवाइवलिज्म जब से हम लोगों को कई देशों में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टाइप दिखाई देना शुरू हुआ है, उसका प्रभाव फिर प्रतिक्रिया के स्वरूप बाकी सारे देशों में भी दिख रहा है। जैसे यूरोप को लेकर अगर आप देखें तो आप देखिएगा कि अभी ये जो नाटो वाला मामला चल रहा है, उसमें अचानक यूरोपियन आइडेंटिटीज़ का सवाल, जो कि एक सेंस में लगभग डिफ्यूज़ होता जा रहा था, फिर से अचानक उस पर बलाघात हुआ है। तो बदलाव तो है, हालांकि आप लोग इसको और ज़्यादा निकटता से देख रहे होंगे, आईआर वाले लोग। सो इंडिया की रिपब्लिक का फ्यूचर, इस पे कुछ कमेंट्री? See, I have immense faith in Indian Republic because I have immense faith in people of India. So मेरे हिसाब से हमारा जो गणतंत्र है वह चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे गणतंत्र में ये ताकत है कि वह पहले से ज़्यादा मुखर और पहले से ज़्यादा प्रभावी होकर उभरेगा। एकाध एबरेशन आते जाते हैं, देशों के इतिहास में एकाध एबरेशन से तय नहीं होता कि उसके भविष्य क्या होंगे। निराला ने कहा, दुनिया ना कचरे का ढेर जिस पे चढ़ कोई भी कुक्कुट बांग दे और बन जाए मसीहा।
तो कुक्कुट आते जाते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। रिपब्लिक, गणतंत्र जो है हमारा, कहीं ज़्यादा मजबूत चीज़ है और आई एम श्योर इट विल फ्लॉरिश। इंडिया की रिपब्लिक में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उनका एक बहुत बड़ा श्रेय रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट है कि नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता, वो ग्रेट होगा कि नहीं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको चलाने वाले, उसको जो यूज़ करने वाले लोग उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी हद तक वो प्राउड भी होंगे इस बात के लिए, क्योंकि इंडिया को आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आसपास इतने कॉन्स्टिट्यूशंस फेल हुए, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट था, है और रहेगा। ऑन दिस नोट लेट्स रैप दिस डिस्कशन। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होंगी। फिर मिलते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।